सच में भारत आजाद होने के इन 75 सालों में उसके पहले का या अभी का जो इतिहास लिखा गया है ये ठीक वैसा है। शेरों का इतिहास शिकारियों ने लिखा है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब शेरों का इतिहास शेर लिखेंगे। हम सब पूरे भारत के वासी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत के आम जन में जो भारत के महापुरुषों के प्रति, भारत की परंपराओं के प्रति जो गौरव का भान आया है, जो देश के प्रति एक समर्पण और समृद्धि की भावना को जो बलवती मिली है, उन सब को हम महसूस कर रहे हैं। हम भारत का जनजाति समाज भी सैकड़ों वर्षों से यह राह देख रहे थे, कोई तो आएगा जो हमारी इस बलिदानी परंपरा को मान देगा, जो हमारी इस बलिदानी की माटी की वंदना करेगा, इस धूलि को नमन करेगा। आज वो सुअवसर आया है और अनेकों प्रकार से नया इतिहास रचने का काम आज हम सब की साक्षी में उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित है। हम सब बहुत ही उत्सुक और उमंग से भरे हुए हैं उस पल के जिसमें हम सब लोग अभी आपकी बात सुनेंगे। मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद दे, मार्गदर्शन दे। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, मध्य प्रदेश के गवर्नर और आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता श्री मंगूभाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्री अर्जुन मेघवाल जी, विभिन्न संगठनों के प्रमुख व्यक्तित्व, सांसदगण, विधायकगण और मेरे पुराने मित्र, आदिवासी समाज की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे भाई महेश जी और विशाल संख्या में पधारे आए, दूर सुदूर से मानगढ़ धाम आए हुए मेरे प्यारे आदिवासी भाई और बहनों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे आज फिर एक बार मानगढ़ की इस पवित्र धरती पर आकर के सर झुकाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हम सभी का मानगढ़ धाम आना, ये हम सबके लिए प्रेरक है, हमारे लिए सुखद है। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है।
परसों यानी 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं गोविंद गुरु जी की तप तपस्या, उनके विचारों और आदर्शों को प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए मानगढ़ का जो क्षेत्र गुजरात में पड़ता है, मुझे उसकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उसी क्षेत्र में गोविंद गुरु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष भी बिताए थे। उनकी ऊर्जा, उनकी शिक्षाएं आज भी इस मिट्टी में महसूस की जा रही हैं। मैं विशेष रूप से हमारे कटाराय कनकमल जी का और यहां के समाज का भी आज सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। जब मैं पहले आता था, एक पूरा वीरान क्षेत्र था और मैंने आग्रह किया था वन महोत्सव के द्वारा। आज मुझे इतना संतोष हुआ, चारों तरफ मुझे हरियाली नजर आ रही है। आपने पूरे श्रद्धाभाव से वन विकास के लिए जो काम किया है, इस क्षेत्र को जिस प्रकार से हरा भरा बना दिया है, मैं इसके लिए यहां के सभी साथियों का हृदय से आज मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, उस क्षेत्र में जब विकास हुआ, जब सड़कें बनी, तो वहां के लोगों का जीवन तो बेहतर हुआ ही, गोविंद गुरु की शिक्षाओं का भी विस्तार हुआ। साथियों, गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे। अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। उन्होंने हर आदिवासी को, हर कमजोर, गरीब और भारतवासी को अपना परिवार बनाया। गोविंद गुरु ने अगर आदिवासी समाज के शोषण के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष का बिगुल फूंका, तो साथ ही अपने समाज की बुराइयों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। गोविंद गुरु का वो चिंतन, वो बोध आज भी उनकी धुनी के रूप में मानगढ़ धाम में अखंड रूप से प्रदीप्त हो रहा है। और उनकी संप सभा, देखिए शब्द भी कितना मार्मिक है। संप सभा, समाज के हर तबके में संप भाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने संप सभा के आदर्श आज भी एकजुटता, प्रेम और भाईचारा की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके भगत अनुयायी आज भी भारत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ, वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। एक और आजादी में निष्ठा रखने वाले भोले भाले आदिवासी भाई बहन
तो दूसरी ओर दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मांडगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1,500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साथ 1,500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। साथियों, भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी की लड़ाई का भी पग पग इतिहास का पन्ना पन्ना आदिवासी वीरता से भरा पड़ा है। 1857 की क्रांति से भी पहले विदेशी हुकूमत के खिलाफ आदिवासी समाज ने संग्राम का बिगुल फूंका था। 1780, आप सोचिए, 1857 से भी पहले 1780 में संथाल में तिलका मांझी के नेतृत्व में दामिन सत्याग्रह लड़ा गया था, दामिन संग्राम लड़ा गया था। 1830-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में देश लरका आंदोलन का गवाह बना। 1855 में आजादी की यही ज्वाला सिद्धू कान्हा क्रांति के रूप में जल उठी। इसी तरह भगवान बिरसा मुंडा ने लाखों आदिवासियों में क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की। वो बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी देशभक्ति और उनका हौसला ताना भगत आंदोलन जैसी क्रांतियों का आधार बना। साथियों, गुलामी के शुरुआती सदियों से लेकर 20वीं सदी तक आप ऐसा कोई भी कालखंड नहीं देखेंगे जब आदिवासी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की मशाल को थामे न रखा हो। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू गारू के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने रंपा क्रांति को एक नई धार दे दी थी। और राजस्थान की ये धरती तो उससे भी बहुत पहले ही आदिवासी समाज की देशभक्ति की गवाह रही है। इसी धरती पर हमारे आदिवासी भाई बहन महाराणा प्रताप के साथ उनकी ताकत बनकर के खड़े हुए थे। साथियों, हम आदिवासी समाज के बलिदानों के ऋणी हैं, हम उनके योगदान के ऋणी हैं। इस समाज के, इसने प्रकृति से लेकर पर्यावरण तक, संस्कृति से लेकर परंपराओं तक भारत के चरित्र को सहेजा और संजोया है। आज समय है कि देश इस ऋण के लिए, इस योगदान के लिए आदिवासी समाज की सेवा कर उनका धन्यवाद करे। बीते 8 वर्षों से यही भावना हमारे प्रयासों को ऊर्जा देती रही है। आज से कुछ दिन बाद ही
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। भाइयों बहनों, देश में आदिवासी समाज का विस्तार और उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि हमें उसके लिए समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। राजस्थान और गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर और ओडिशा तक विविधता से भरे आदिवासी समाज की सेवा के लिए आज देश स्पष्ट नीतियों के साथ काम कर रहा है। वनबंधु कल्याण योजना के जरिए आज जनजातीय आबादी को पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है। आज देश में वन क्षेत्र भी बढ़ रहे हैं, वन संपदा भी सुरक्षित की जा रही है और साथ ही आदिवासी क्षेत्र डिजिटल इंडिया से भी जुड़ रहे हैं। पारंपरिक कौशल के साथ साथ आदिवासी युवाओं को आधुनिक शिक्षा के भी अवसर मिले, इसके लिए एकलव्य आदिवासी विद्यालय भी खोले जा रहे हैं। यहां इस कार्यक्रम के बाद मैं जामुगोड़ा जा रहा हूं, जहां गोविंद गुरुजी के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के भव्य प्रशासनिक कैंपस का लोकार्पण करूंगा। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो एक और बात भी मेरा बताने का मन करता है। आपने देखा होगा, कल शाम ही मुझे अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन पर चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। 300 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में बदलना राजस्थान के हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस परिवर्तन से राजस्थान के अनेक आदिवासी क्षेत्र गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों से जुड़ जाएंगे। इस नई रेल लाइन से राजस्थान के टूरिज्म को भी बड़ा लाभ होगा, यहां के औद्योगिक विकास में भी मदद मिलेगी। इससे युवाओं को रोजगार की भी नई संभावनाएं बढ़ेगी। साथियों, अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरुजी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, गोविंद गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं
उनकी धुनी से मिली हुई प्रेरणा से आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित समस्त अतिथिगण। हमारे भील समाज को आपने जो यहाँ मान दिया है, हमारे पूर्वजों की माटी का यहाँ जो वंदन हुआ है, आपका बहुत बहुत आभार। आपू बहिरे जो थोड़ी बार है ना। मानगढ़ धाम की, मानगढ़ धाम की। तमु आप धाबा वाला रोका जो होगी हेले आपू थोड़ी बार रोका है ना, थोड़ा नसीता जाऊं। सभा में उपस्थित अनसुनी कहानियां और अनसुने वीर नायकों की कथा को उजागर करना और उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। ये शौर्य गाथा देश में सदियों से घुले मिले कई जनजातियों में से प्रमुख भील जनजाति और उनके बीच स्वराज का बीज बोने वाले और उन्हें नई पहचान दिलाने वाले महानायक गोविंद गुरु की है। ये कहानी मानगढ़ की पहाड़ी पर हुए उस नरसंहार की है जिसमें हजारों निर्दोष भील आदिवासियों ने भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। गुजरात की सीमा में मानगढ़ पहाड़ी पर स्मृति वन बना है जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज भूमि पर गोविंद गुरु ने प्रेरणा दी, निशस्त्र समाज सुधार करके काम कर रहा है भगतों समूह संप सभाना लोगों आ संप सभाना लोगों समाज सुधारવાનું કામ કરે, અંગ્રેજ સલ્તનત સામે પોતાનો અવાજ ઉઠાવે અને ગોવિંદ ગુરુજી અંગ્રેજ સલ્તનત પકડી। गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 को राजस्थान के डूंगरपुर के बंसिया गांव में हुआ था। उनके नेतृत्व में भीलों का भगत आंदोलन शुरू हुआ था। जब गोविंद गुरु केवल 20 वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों से प्रेरणा ली और 1883 में संप सभा की स्थापना की और इसका आयोजन और प्रसार करना शुरू किया। संप सभा का उद्देश्य भीलों को अंग्रेजों से निडर होकर लड़ने के लिए जागृत करना, गांव-गांव में शिक्षा के लिए पाठशाला का निर्माण करना, बच्चों में संस्कृति की समझ को प्रोत्साहित करना, बड़ों को सनातन धर्म के अनुसरण की प्रेरणा देना, सिर्फ स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर जोर देना और शराब और मांस के सेवन को बंद करना था।
तो बड़ी खबर मानगढ़ से आपको बता रहे हैं। मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, ये पीएम मोदी ने कहा है। मानगढ़ धाम को अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बता दें कि उम्मीद थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलहाल इसका कोई ऐलान अभी तक नहीं किया। मानगढ़ धाम के लिए विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी की सरकारों को मिलकर काम करना होगा। मानगढ़ के विकास के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास के आयाम स्थापित करने होंगे, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया। इस दौरे को लेकर उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी ने ऐसी कोई घोषणा राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मानगढ़ धाम को अभी तक नहीं की है। ये कहा है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में इस धाम के विकास कार्य को किया जाएगा। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। तो ये कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है, अभी तक ऐसा कोई भी ऐलान पीएम की तरफ से नहीं किया गया। पीएम मानगढ़ आए, राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित करने की उम्मीद थी, लेकिन अभी जिस तरह से आपने उनका ये संबोधन सुना, इसमें उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का उन्होंने किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी की सरकारों को मिलकर मानगढ़ धाम के विकास के लिए काम करना होगा। मानगढ़ के विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार करना होगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये भी कहा कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास के आयाम स्थापित किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, जैसी चर्चाएं चल रही थी, जैसी बातचीत हो रही थी पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर, काफी अहम माना जा रहा है। ये दौरा काफी अहम है, लेकिन माना जा रहा था कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई अभी घोषणा नहीं की। उनका संबोधन भी हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही सुनाया, उसमें उन्होंने किसी तरह का ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। ये कहा है कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। तीनों राज्यों की सरकार यानी कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी की सरकारों को, चारों जो राज्य हैं उनकी सरकारों को मिलकर मानगढ़ धाम के विकास कार्यों के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये भी कहा कि मानगढ़ के विकास के लिए रोड मैप भी तैयार करना होगा। तो चलिए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। उस दिशा में मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है।
तो ये सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, इन चारों राज्यों की सरकारों को मिलकर मानगढ़ धाम के मानगढ़ धाम के विकास कार्य के लिए काम करना होगा। मानगढ़ के विकास के लिए रोड मैप तैयार करना होगा। केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास के आयाम स्थापित किए जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन्होंने ये कहा। हालांकि उम्मीद ये थी कि पीएम नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलहाल कोई ऐलान इस तरह का नहीं किया। उनके संबोधन में आपको हमने सुनाया, उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम का विकास किया जाएगा और इसके विकास के लिए चारों राज्यों की सरकारें यानी कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मानगढ़ धाम के लिए रोड मैप तैयार करना होगा ताकि इसका विकास कार्य किया जाए। इसके साथ ही विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार के नेतृत्व में भी आयाम स्थापित किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, और सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। नरेंद्र मोदी को गांधी के कारण दुनिया में सम्मान मिलता है, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मानगढ़ में एक ही मंच पर नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत थे और इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को गांधी के कारण दुनिया में सम्मान मिलता है। बड़ी खबर ये इस वक्त के आपको बता रहे हैं। आज मानगढ़ दौरा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि अशोक गहलोत ने क्या कहा। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहां से कहां पहुंच गया। कहां तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहां पर आज देश कहां पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मौजूद रहे। उन्होंने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है, उन्होंने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की पूरी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 4 राज्य सरकारों को यानी कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। मानगढ़ के विकास के लिए रोड मैप तैयार करना होगा, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं, ये पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। केंद्र सरकार के नेतृत्व में विकास के आयाम मानगढ़ धाम में स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के संबोधन में उन्होंने कहा, उम्मीद थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का आज दर्जा मिल जाएगा, लेकिन पीएम ने इस तरह का आज कोई ऐलान नहीं किया है। उनका संबोधन भी हमने आपको सुनाया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि मानगढ़ धाम के विकास के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। 4 राज्यों की सरकारों को साथ मिलकर इसके लिए काम करना होगा। राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र की सरकारों को साथ मिलकर काम करना होगा। बड़ी खबर ये इस वक्त की, मानगढ़ का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां उन्होंने मानगढ़ धाम को लेकर कई बातें कही, आदिवासियों को लेकर भी कई बड़ी अहम बातें करी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये भी कहा कि देश का इतिहास और समाज आदिवासियों के बिना बिल्कुल अधूरा है। बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के लिए बेसिक जो सुविधाएं होती हैं यानी कि शिक्षा, पानी और खाने जैसी जो सुविधाएं, उनको लेकर भी बातचीत की कि सरकार की पूरी कोशिश है कि हर आदिवासी घर तक ये सारी सुविधाएं जो हैं ये पहुंचे। ये सारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में की।
तो हमारे साथ हरिराम मीणा जी भी जुड़ गए हैं, मानगढ़ धाम के इतिहासकार हैं हरिराम मीणा जी। उनसे जानेंगे मानगढ़ धाम के बारे में कि क्या इसका इतिहास रहा है। हरिराम मीणा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम मानगढ़ धाम के इतिहास को ही जानना चाहेंगे, क्यों ये इतना आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, मानगढ़ धाम एक 600 फीट की हाइट पर पहाड़ी है जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिला से 80 किलोमीटर दूर है, और ये राजस्थान का ही डूंगरपुर जिला और फिर गुजरात के बॉर्डर पे अवस्थित है। यहाँ पे गोविंद गुरु, जिनका नाम गोविंद गिरी भी था, बाद में गुरु की पदवी प्राप्त होते ही वो लोकप्रिय बन गए तो गोविंद गुरु कहलाए। उनके नेतृत्व में आदिवासी चेतना का एक आंदोलन शुरू हुआ था। ये 1880 से लेकर के आगे बढ़ता है। फिर गोविंद गुरु आदिवासी बाहुल्य इलाका है, संपूर्ण दक्षिणी राजस्थान और सीमावर्ती गुजरात, और फिर मध्य प्रदेश भी यहां से दूर नहीं है, और गुजरात के पार फिर महाराष्ट्र जुड़ जाता है। तो खास करके राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का ट्रायंगल बनता है मानगढ़ धाम। मानगढ़ पर्वत का नाम पहले माकड़िया पर्वत था, फिर एक मानसिंह नाम के योद्धा जो हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साथ लड़े थे, उनके भाई की शहादत के बाद वो सन्यासी बन गए थे और उन्होंने मानगढ़ पर्वत पर शिव जी की तपस्या की। तब से उनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम मानगढ़ बन गया था। मानगढ़ जो घटना है, जो आदिवासी जलियांवाला के नाम से जिसको जानते हैं, ये आदिवासियों पर अंग्रेजी हुकूमत और जो देसी रियासतें थी उनके बहुत सारे अत्याचार, शोषण और दूसरी तरह की चीजें थी जिनसे आदिवासी समाज परेशान था। उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक जन जागृति आंदोलन चलाया। गोविंद गुरु ने एक संप सभा का गठन किया। संप का मतलब होता है सामूहिक रूप से रहो, और संप सभा के बैनर के अंडर में आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया। ये जो घटना जिस दिन घटित होती है सन 1917 17 नवंबर 1913, तो इस दिन आदिवासियों की बड़ी पंचायत मानगढ़ पहाड़ी पर, जो पठारी एरिया है जहां पे काफी आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, लाखों, तो वहां सुना है कि 50-60 हजार आदिवासी एकत्रित थे। और इधर से देसी राज्यों ने अंग्रेजों को ये कहा कि ये तो गोविंद गुरु अलग आदिवासी स्टेट, भील बाहुल इलाका है तो भील स्टेट की स्थापना करना चाहता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस शिकायत पर अंग्रेजों ने अपनी फौजें भेजी और रियासती जो स्टेट थे उन्होंने भी अपनी फौजें भेजी। जो जानकारी उपलब्ध हुई है उसके आधार पर 7 कंपनी, एक कंपनी में 120 हथियारबंद जवान होते हैं, 7 कंपनी की फौज तो अंग्रेजों की थी और इतनी ही फौज देसी रियासतों, जिनमें मेवाड़ आ जाता है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, कुशलगढ़ है, प्रतापगढ़ है, और एडजॉइनिंग गुजरात के ईडर और संतरामपुर रियासतों की फौजें थी। इन संयुक्त फौजी कार्रवाई में, इसका फौजी कार्रवाई का जो ऑपरेशन का इंचार्ज था वो तो कमिश्नर वैली थे, और जो फौजी सशस्त्र बल का जो कमांडिंग जिसने की, जिसके नेतृत्व में ये मानगढ़ ऑपरेशन किया अंग्रेजों ने, वो थे कैप्टन जेपी स्टॉकले। ये मेवाड़ भील कोर जो दक्षिणी राजस्थान में ही खेरवाड़ा में अवस्थित है, उसके वो कमांडेंट थे। वो अपनी 2 कंपनियां लेके गए थे और सबसे पहले हमला आदिवासी पंचायत पर उनके नेतृत्व में किया गया। आदिवासियों को 3 तरफ से घेर लिया गया और अंधाधुंध फायरिंग की, और ये भी नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले गोविंद गुरु के 2 पत्र दस्तावेजों के रूप में उपलब्ध हैं और उनमें स्पष्ट कहा है कि मैं कोई हिंसक नहीं हूं, मैं शांतिपूर्ण अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक विरोध कर रहा हूं, जो मेरा जायज विरोध है।
इस तरह का एकदम हमारे ऊपर फौजी आक्रमण करना बिल्कुल गलत होगा। इसके बावजूद उन्होंने फौजी आक्रमण किया। मौके पर करीब 700-800 आदिवासी शहीद हो गए और इतने ही बाद में इलाज के अभाव में जो घायल हो गए थे उनकी संख्या सामने आती है। कुल मिला के करीब 1500 आदिवासियों की शहादत इस कांड में हुई। जी बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि जो मानगढ़ धाम में जो ये नरसंहार हुआ था, इसे कहा जाता है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उससे भी कई बड़ा, यहाँ पर कह सकते कई ज्यादा जो आदिवासी हैं यहाँ पर मारे गए थे। जी देखिए, शहादत तो एक भी आदमी की महान होती है, लेकिन जब हम जलियांवाला अमृतसर वाले से बात करते हैं तो अमृतसर की घटना आदिवासी जलियांवाला 1913 के 6 साल बाद 1919 में होती है। दूसरा, जलियांवाला में जितना शहीद हुआ है उससे करीब 3-4 गुना शहादत इस आदिवासी जलियांवाला मानगढ़ में हुई थी। अमृतसर शहर था, तत्कालीन मीडिया और लोगों का ध्यान चला गया, ये जंगल में जलियांवाला हुआ इसलिए ध्यान नहीं गया, चीजों को दबाया भी गया। अब नेशनल आर्काइव्स में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, उसमें भी पूरा ऑपरेशन से ताल्लुक रखने वाले सारे कागजात हैं। किस तरह 15 दिन पहले प्लानिंग बनाई, पहले किस तरह उसका मानचित्र बनाया, फौजें कहां से मूवमेंट होगा, कौन सी फौज कौन सी जगह से कहां पहुंचेगी, सारा किसका नेतृत्व कौन करेगा, उनका कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, ये सब है। मगर ये नहीं है कि वहां पे शहादत कितनों की हुई, चूंकि चीजों को दबाया गया। जब दोनों देसी रियासत और ब्रितानी हुकूमत की फौज मिला के करीब 1500 के आसपास होती है, 2000 के आसपास होती है और सभी हथियार बंद है, मशीन गनों का भी इस्तेमाल किया गया, तो इतनी भारी स्तर पर जो ऑपरेशन किया गया तो इतने लोग तो शहीद हुए ही हुए हैं, लेकिन इस बात को छिपाया गया। इसलिए जलियांवाला के तुलना में इसको मान्यता नहीं मिली। अब हमें इस बात की उम्मीद है, आज प्रधानमंत्री जी वहां आए हैं, राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा तो नहीं की, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसको मान्यता मिलेगी, किसी न किसी रूप में पहचान मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक राष्ट्रीय हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई जो आदिवासियों ने लड़ी उसकी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा ये है। जी बिल्कुल, देखिए हरिराम जी, एक बड़ा नरसंहार यहाँ पर देखने को मिला था मानगढ़ धाम में, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने जिस तरह की उम्मीद थी कि वो इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने फिलहाल इस बात का कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मानगढ़ धाम का विकास किया जाएगा और जो चारों राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चारों जो राज्य हैं उनकी सरकारें मिलकर इसका पूरा रोड मैप तैयार करेंगे और साथ मिलकर काम करना होगा। तो किस तरह का विकास कार्य यहां पर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, अशोक गहलोत जी तभी सीएम थे, तब 2002 में ये जो शहीद स्मारक है, जो 54 फीट की हाइट का ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, इसका स्थापना की गई थी। उसके बाद में खुद नरेंद्र मोदी महानुभाव भी जब गुजरात के सीएम थे, इन्होंने भी मानगढ़ का दौरा पहले किया था। अब तो ये एज पीएम इनका दौरा है। तो सभी सरकारें, चाहे किसी भी दल की हो, आदिवासी समाज का जो इतिहास में, भारतीय इतिहास में, राष्ट्रीय इतिहास में जो योगदान रहा है, उसके लिए काम करने की इनका एक, हमको लगता है कि इनका मन है और काम करना चाहिए। अब ये एक अलग बात है और ये इतिहास की विडंबना है कि आदिवासी शहादतों को, चाहे वो जैसे सिद्धू कान्हू का संथाल क्रांति आती है, चाहे बिरसा मुंडा की क्रांति आती है, अलूरी सीताराम राजू का नाम प्रधानमंत्री जी ने भी लिया, और आजादी की लड़ाई, आदिवासी तो प्लासी की लड़ाई के तुरंत बाद से ही कर देता है। बड़ी जो आदिवासी की जो संख्या थी मानगढ़ में, इन लोगों ने अपना बलिदान किया, शहीद हुए ये देश के लिए, और कह सकते एक बड़ा बलिदान देश के लिए दिया था। बड़ा नरसंहार मानगढ़ धाम में यहाँ देखने को मिला था। आपका बहुत शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ टूरिस्ट बस में आग लग गई है। गैस सिलेंडर फटने से बस में आग लग गई। सूरज टॉकीज के सामने रोड पर ये बस खड़ी हुई थी जिसमें आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुजरात से आए टूरिस्ट की ये बस बताई जा रही है। वहीं बस खाली होने से एक बड़ा हादसा टल गया। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीकानेर में एक टूरिस्ट बस में आग लग गई है। गैस सिलेंडर फटने से बस में ये आग लगी। सूरज टॉकीज के सामने रोड पर ये बस खड़ी हुई थी। हालांकि बस खाली थी इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। कड़ी मशक्कत के बाद ये जो आग लगी उस पर काबू पाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि गुजरात से आए टूरिस्ट की ये बस थी। सूरज टॉकीज के सामने बस खड़ी थी जो कि खाली थी। उस समय उसमें टूरिस्ट नहीं थे इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आगे बढ़ेंगे और अलवर के बहरोड क्षेत्र के मोहम्मदपुर तलवाड़ गांव में खेतों में लगी बाजरे की कड़वी में भीषण आग लग गई जिसमें कई क्विंटल कड़वी जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों को जैसे ही आग की लपटें दिखाई दी तो ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिशें की, लेकिन आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया और हजारों मन कड़वी की आग की चपेट में आ गई और भीषण आग लग गई। सूचना पाकर बहरोड पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ओए, सोचा था ना बैंक ने। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। करौली से बड़ी खबर है। यहाँ हॉस्पिटल में मंकी टेरर देखने को मिल रहा है। करौली हॉस्पिटल में बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है। कई मरीजों से भी बंदर ने छीना झपटी की है। वहीं एक मरीज की छाती पर भी ये बंदर चढ़ गया और जमकर उत्पात मचाया। वहीं बचाने गए मरीज के परिजन को भी इस बंदर ने घायल कर दिया। इस बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है। करौली हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लोगों की भीड़ लगी है और बंदर को भगाने का लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूचना के बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। करौली से बड़ी खबर, हॉस्पिटल में मंकी का आतंक देखने को मिल रहा है। कई मरीजों से भी इस बंदर ने छीना झपटी की है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी धर्मेंद्र से जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, ये करौली से कैसा मामला सामने आया? बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जी देखिए, बताना चाहूंगा जिला मुख्यालय पर इन दिनों बंदर और गायों का काफी आतंक है। पिछले काफी दिनों से जिला चिकित्सालय में बंदरों का जमघंट लगा रहता है और बताया जा रहा है कि बीते दिनों एक बंदर मासलपुर से बस में बैठकर करौली आ गया था। उसने गुलाबबाग क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया। ये बंदर ही रात को हॉस्पिटल में जाकर बैठ गया। इमरजेंसी कक्ष में जाकर इसने जो रोगी हैं और उनके परिजनों से छीना झपटी की है। कई रोगी घायल हुए हैं। इस दौरान एक जो डॉक्टर ड्यूटी पर डॉक्टर थे मनोज मीणा, उनकी जेब से भी एयरपोर्ट निकालकर उसे तोड़ दिया। इस दौरान जो चिकित्सा कर्मी, रोगी और उनके परिजन है वो काफी भयभीत हो गए। इस दौरान बताया जो बंदर है वो एक रोगी की छाती पर भी जाकर चढ़ गया। इस दौरान जब रोगी के परिजनों ने उस बंदर को भगाने का प्रयास किया तो रोगी के जो परिजन है उसको इसने घायल किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। लोगों ने जैसे तैसे करके इस बंदर को हॉस्पिटल से बाहर भगाया। इसके बाद जो रोगी और उनके परिजन और चिकित्सा कर्मी है उन्होंने राहत की सांस ली है। इस पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए और बताया जा रहा है कि नगर परिषद द्वारा ठेका भी किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी तक यहाँ जो बंदर है वो पकड़े नहीं गए। इसको लेकर शहरवासियों में भी रोष व्याप्त है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए इस तरह का ये बड़ा ही कह सकते हैं कि अजीब मामला है कि एक बंदर आकर अस्पताल में आतंक मचा रहा है। बंदर मरीजों को भी परेशान कर रहा है। तो सवाल ये है कि पहले भी शिकायत हो चुकी है तो अभी तक इस और जो ध्यान दिया गया है, तो कब तक इस बंदर को पकड़ लिया जाएगा जिससे अब हॉस्पिटल के जो मरीज हैं उनके जो परिजन आ रहे हैं साथ में वो परेशान हो रहे हैं? जी देखिए, बताना चाहूंगा इस बंदर ने पिछले 3 दिनों में जो गुलाबबाग क्षेत्र है उसी गुलाबबाग क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया है और इसके बाद ये हॉस्पिटल में इसने उत्पात मचाया है। हमारी कलेक्टर साहब से भी इस बात को लेकर बात हुई है। कलेक्टर का कहना है कि जो नगर परिषद आयुक्त है उनको निर्देश दिए हैं ठेकेदार से जल्दी पकड़वाने के, और नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि ठेकेदार को निर्देश दे दिए हैं और आज जल्द से जल्द जो जाल है वो लगाकर बंदर को पकड़ने के प्रयास किए जाएंगे। जी ठीक है धर्मेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और प्यासे हैं रेगिस्तानी जहाज। जैसलमेर में पानी की कमी से जूझ रहे हैं रेगिस्तानी जहाज। प्रशासन की अनदेखी से तड़प रहा है राज्य पशु ऊंट। जी हां, संरक्षण तो दूर, ऊंटों को यहां पर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। रासला पंचायत के सावता गांव में हजारों ऊंट प्यासे हैं। पशुओं के पानी पीने के लिए बने मोरकुट में पानी ही नहीं है। बड़ा सवाल है, क्या इस तरह से होगा ऊंटों का संरक्षण? बड़ी खबर ये इस वक्त की जैसलमेर से आपको बता रहे हैं। यहाँ पानी की कमी से रेगिस्तानी जहाज जिन्हें कहा जाता है कि ऊंट जूझ रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से राज्य पशु ऊंट जूझ रहे हैं। इनका संरक्षण तो दूर, ऊंटों को यहाँ पर पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। रासला पंचायत के सावता गांव में हजारों ऊंट प्यासे हैं। आगे बढ़ेंगे और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक गुब्बारा मिला है। बॉर्डर के नजदीक एक गुब्बारा मिला है जिसपे पाक गुब्बारा मिलने से बता दें कि अब सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान लिखा हुआ है खेत में। इस गुब्बारे पर पाकिस्तान लिखा हुआ है जो खेत में मिला है। दंतौर के 16 KHM स्थित किसान के खेत में यह गुब्बारा मिला। ग्रामीणों ने दंतौर पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी है। दंतौर पुलिस टीम ने गुब्बारे को अब अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं गुब्बारे में कोई भी संदिग्ध यंत्र अभी तक नहीं मिला है। खाजूवाला के 16 KHM का ये पूरा मामला है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विक्रम से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? बॉर्डर पर एक गुब्बारा मिला है। जी बिल्कुल, ये जो गुब्बारा है वो बॉर्डर के करीब जो एक किसान का खेत है वहां पर ये मिला है और गुब्बारा वहाँ खेत में पड़े होने से जो है वो पूरे क्षेत्र में जो है वो अफरा तफरी फैल गई और जो किसान है उन्होंने भी इसको लेकर दंतौर पुलिस को जो है उसकी शिकायत की है और शिकायत के बाद जो है पुलिस दल भी मौके पर पहुंचा है। इसके साथ साथ जो BSF और इंटेलिजेंस के लोग हैं उन्हें भी सूचित किया गया है। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि इस गुब्बारे के साथ किसी भी तरह का कोई डिवाइस या अन्य चीजें नहीं मिली है, तो केवल मात्र गुब्बारा है। और इस तरह के गुब्बारे जो है वो कई बार जो है सीमावर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। मूल तो ये माना जाता है कि जो मौसम के संबंधित या इस तरह के संबंधित ये गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, लेकिन कई बार जो ये गुब्बारे हैं वो सुरक्षा में चूक के लिए भी उड़ाए जाते हैं और उनके माध्यम से जो है वो जासूसी के यंत्र या इस तरह के भेजे जा रहे हैं। तो अभी जो पुलिस और इंटेलिजेंस की टीमें हैं वो पूरी इसकी निगरानी कर रही है और इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल विक्रम, देखिए जो गुब्बारा मिला है इसको अब पुलिस ने भी अपने कब्जे में ले लिया है, तो क्या कुछ पुलिस अब जांच करेगी इस गुब्बारे को लेकर? देखिए, जो इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं वो इसकी पूरी तरीके से अभी जो है वो जांच करेगी। उससे ये क्लियर हो पाएगा कि इसमें कोई इस तरह का डिवाइस तो नहीं था जिससे सुरक्षा में कोई चूक हो, लेकिन जिस तरीका का ये गुब्बारा है और जो खेत में जहाँ मिला है वहाँ पे केवल मात्र इस पे पाकिस्तान लिखा हुआ मिला है। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई डिवाइस वहाँ नहीं मिला है। पुलिस जो है। ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और पोखरण में कार में आग लग गई है। गैस वेल्डिंग करते समय एक कार में आग लग गई। आग के गोले में बता दें कि पूरी की पूरी कार तब्दील हो गई। जैसलमेर घूमने आए थे कार सवार जो लोग थे वो जैसलमेर घूमने आए थे और जैसलमेर रोड के आशापुरा होटल के सामने की ये पूरी घटना है जहां एक कार में आग लग गई। गैस वेल्डिंग करते समय कार में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग पूरे आग के गोले में तब्दील हो गई। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं उस कार के। पोखरण से ये खबर है जहां एक कार में आग लग गई। गैस वेल्डिंग करते समय कार में आग लगी है। आग के गोले में पूरी की पूरी कार तब्दील हो गई। जैसलमेर घूमने आए थे कार सवार सभी लोग और जैसलमेर रोड के आशापुरा होटल के सामने की पूरी घटना है जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। द बर्निंग कार आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। पोखरण से खबर, आग के गोले में पूरी की पूरी एक कार तब्दील हो गई। जैसलमेर घूमने आए थे कार सवार लोग और गैस वेल्डिंग करते समय इस कार में आग लग गई। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि आज सुबह ही पानी में इस युवक की लाश मिली है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिविल डिफेंस के गोताखोरों ने शव जो है युवक का वो बाहर निकाल लिया है। बड़ी खबर ये इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं, गलता कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। आज सुबह ही पानी में
युवक की लाश मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विष्णु से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? गलता कुंड में एक युवक की लाश मिली। देखिए, गलता तीर्थ को जहाँ पे देश भर के सैलानी आते हैं और यहीं पर जनाना कुंड में आज सवेरे युवक की लाश पानी में नजर आई थी और युवक की लाश मिलने की सूचना पर गलता के थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर उसके बाद चूंकि लाश जो थी काफी गहराई में थी, ऐसे में सिविल डिफेंस से रेस्क्यू टीम को वहां बुलाया गया, जो गोताखोरों ने उसके बाद शव को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला और अब जो है लाश को मुर्दाघर में रखाया गया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है और पुलिस प्रयास कर रही है कि आसपास के रहने वाले लोगों से पूछताछ की जाए। उसके अलावा जिले में कंट्रोल रूम को मैसेज करवाया गया है, किसी भी तरह की जो भी व्यक्ति लापता है उसकी जानकारी मिल सके। जी विष्णु, क्या ये जो लाश मिली है युवक की गलता कुंड से, क्या इसके आसपास से या इस व्यक्ति के पास से किसी कोई ऐसी आइडेंटिटी मिली जिससे इसकी शिनाख्त हो पाए कि कौन था ये युवक, और ये सुसाइड था या हत्या ही थी? देखिए, जो गलता कुंड के जो जहां पानी के किनारे पर जो कपड़े मिले हैं उनमें किसी भी तरह की कोई आईडी नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस को युवक की शिनाख्त करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, अभी काफी परेशान हो रही। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें। पदमपुर में 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्या के मामले में अपडेट आपको बता रहे, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। हत्याकांड के खुलासे की परिजन मांग कर रहे हैं। हत्या के विरोध में आज पदमपुर मंडी भी बंद है। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला के पति को भी राउंड अप किया है। घर की छत पर बता दें कि बोरे में बंद मिला था मासूम तुषार का शव। इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि परिजनों ने अब शव लेने से इनकार कर दिया है। हत्याकांड के खुलासे की परिजनों द्वारा और जो उनके रिश्तेदार उनके द्वारा मांग की जा रही है लगातार। और हत्या के विरोध में आज पदमपुर मंडी भी बंद है। बड़ा अपडेट श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं। पदमपुर में एक 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्या हुई थी। अपने ही घर की छत पर एक बोरे में बंद मिला था मासूम तुषार का शव, जिसके बाद तलाशी ली गई और पुलिस ने आरोपी एक महिला को भी गिरफ्तार किया है और उसके पति को भी अब राउंड अप किया है और पूछताछ जारी है कि क्यों ये हत्या की गई, आखिर क्या पूरा मामला रहा, इसके पीछे इसकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अशोक से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले में? 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्या की गई थी। देखिए ऋषिका, पदमपुर के 5 वर्षीय मासूम तुषार की हत्याकांड मामले में सबसे बड़ा अपडेट यह है कि परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल से और पुलिस प्रशासन से सबको ले लिया गया है और अभी कुछ देर पहले ही बच्चे के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अब जो पिछले हम देख रहे थे कि लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से पुलिस और प्रशासन के बीच में, साथ ही साथ परिजनों के बीच में गतिरोध सा बना हुआ था, वो गतिरोध अब टूट गया है। पुलिस के द्वारा अब बच्चे के शव को परिजनों को सौंप दिया गया और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही बच्चे के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जी लेकिन अशोक, परिजनों ने हत्याकांड के खुलासे की भी मांग की है, तो क्या अभी तक कुछ खुलासा हुआ? आरोपी महिला जो है उनके पति को भी राउंड अप किया गया है पुलिस के द्वारा। देखिए, आरोपी महिला के पति को तो राउंड अप कर ही लिया गया है, तो ओवरऑल अब कुल मिलाकर 3 यानी कि 1 महिला और 2 पुरुषों को पुलिस के द्वारा राउंड अप कर उनसे पूछताछ की जा रही है। और अभी पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि जल्द ही इस मासूम की हत्याकांड का खुलासा हो सकेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगी। जी ठीक है, चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां जमीन विवाद को लेकर जंग हो गई। बीकानेर में जमीन विवाद में जंग देखने को मिली है। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दोनों पक्ष के एक व्यक्ति घायल हो गए हैं। घायलों को हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। खाजूवाला के 23 केजड़ी गुल्लूवाली की ये पूरी घटना है। आपसी विवाद में लाठी डंडे चले हैं। यहाँ 2 पक्षों में जमीन विवाद में, जमीन को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्ष के एक व्यक्ति घायल भी हुए हैं। और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। देचू पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। सितरावा कस्बे के मेडिकल स्टोर पर ये कार्रवाई
की गई। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वहीं आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर के सेल्समैन और वहां के मेडिकल लाइसेंसी को भी गिरफ्तार किया गया है। 1500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीकानेर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देचू पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त यहां कार्रवाई देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई और 1500 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ है। और दौसा के लालसोट क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात भी लालसोट शहर में स्थित चौथ माता के मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और मंदिर से 3 किलो वजनी चौथ माता की मूर्ति को चुराकर ये चोर फरार हो गए। बता दें कि मूर्ति पीतल की थी। आज सुबह जैसे ही श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे तो मूर्ति गायब थी, जिसके बाद आसपास के बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्रित हो गए और पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगे। इधर मंदिर से मूर्ति चोरी होने की सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका बनाकर चोरों की अब सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 15 साल का स्कूली छात्र लापता है। 27 अक्टूबर से बता दें कि ये छात्र अपने घर से गायब है। घर पर बिना किसी को बताए ये घर से निकल गया था और 4 दिन बाद भी अभी तक इस छात्र का कोई सुराग नहीं लग पाया है। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस इस छात्र की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन 27 अक्टूबर से ये छात्र घर से अपने गायब है। अभी तक इसका कोई सुराग नहीं लगा है। 15 साल का ये स्कूली छात्र बताया जा रहा है। बिना घर पे किसी को बताए ये घर से निकल गया था। घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता था। 27 अक्टूबर को ये अपने घर से निकल गया था। और सीकर के सेना के जवान का जयपुर में निधन हो गया। जयपुर में तैनात था। बता दें कि जवान मुनाफ खान रोल साहबसर गांव का रहने वाला ये जवान बताया जा रहा है। प्रशासन के पास अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं पहुंची है। फतेहपुर विधायक हाकम अली जयपुर पहुंच गए हैं। विधायक के गांव का ही रहने वाला था जवान मुनाफ खान और आज सुबह जयपुर में निधन की बात सामने आ रही है। सीकर से खबर, सेना के जवान का जयपुर में निधन हो गया। जयपुर में तैनात था जवान मुनाफ खान। रोल साहबसर गांव का रहने वाला ये जवान बताया जा रहा है। और झुंझुनू से एक बड़ी खबर आपको बता दें। खेतड़ी नगर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है। बीडीके अस्पताल में मृत अवस्था में छोड़ गए परिजन। खेतड़ी नगर पुलिस अब परिजनों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को बीडीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। झुंझुनू से बड़ी खबर, खेतड़ी नगर में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हो गई है। बीडीके अस्पताल में मृत अवस्था में परिजन लड़की के शव को छोड़कर चले गए। वहीं खेतड़ी नगर पुलिस अब परिजनों की तलाश कर रही है। और जयपुर शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। आज जारी होगा प्री डीएलएड परीक्षा 2022 का परिणाम। आज दोपहर बाद जारी होगा परीक्षा परिणाम। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि परीक्षा में आज जारी होगा प्री डीएलएड परीक्षा 2022 का परिणाम। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन